नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय NEP 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर रहेगा। आज इस टॉपिक पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि जितने भी साथी शिक्षा से जुड़े हैं उन्हें नई शिक्षा नीति को समझना बहुत ही आवश्यक है तथा यह नीति पूरे देश में संचालित होने के लिए तैयार हो चुका है और यह वर्तमान में तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सीटेट में बहुत से क्वेश्चन इसी पर बन रहा है दोस्तों, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह अभी भी चल रहा है। CBT के माध्यम से अलग अलग डेट पर संचालित हो रहा है, अलग अलग शिफ्ट पर संचालित हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चन नई शिक्षा नीति पर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो चर्चा का प्रमुख बिंदु रहेगा, शिक्षा नीति क्या होती है, शिक्षा नीति 1968 और 86 के बारे में भी जानेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य, लक्ष्य और विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे और ये भी समझेंगे कि 5+3+3+4 पैटर्न क्या है, ये भी समझेंगे दोस्तों। आगे जो है नई शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा में क्या योगदान है इसको जानेंगे और मूल्यांकन पद्धति परख और GER सकल नामांकन अनुपात है उसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शिक्षा नीति क्या होती है। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न तैयार कर पूरे देश में संचालित करने की व्यवस्था को ही शिक्षा नीति कहा जाता है। यह नीति बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है। शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं जो पुरानी शिक्षा नीति है वह किस प्रकार संचालित हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा नीति 1968 को, जो कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों पे आधारित 1968 में स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति पारित हुई थी और यह जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पुरानी शिक्षा नीति है, जो हमारी पहली शिक्षा नीति है वो 1968 है। जो नेक्स्ट जो दूसरी शिक्षा नीति है 1986, उसको भी जान लेते हैं। यह जो है अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी और 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार कर पूरे देश में लागू की। इसमें जो इस शिक्षा नीति का जो प्रमुख बिंदु रहा वो है दोस्तों 10+2+3 की संरचना को इसमें इस पैटर्न को अपनाया गया था दोस्तों 1986 में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी नीति के अंतर्गत चलाया गया था। जैसे कि स्कूलों में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक और नक्शा, बहुत सारा चीज़ जो बच्चों के पढ़ने के लिए जो आवश्यक टूल्स होती हैं वो उपलब्ध कराना स्टार्ट इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ही उपलब्ध कराया गया था दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण कदम उस समय का था दोस्तों। और यह जो है इसे श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था और इस नीति में कुछ संशोधन भी किए थे जो 1992 में संशोधन हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 का उद्देश्य जान लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। आगे हम इसका लक्ष्य भी जान लेते हैं दोस्तों। लक्ष्य जो है दोस्तों 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, शॉर्ट में इसको GER से भी जाना जाता है, प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जाना है। यह एक प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों, याद रखिएगा। जो प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल सके, कोई शिक्षा से वंचित ना हो, 100% नामांकन हो, इस प्रकार का ये लक्ष्य रहा। और अगला भी है दोस्तों, जो भविष्य के छात्रों को ड्रॉप आउट दर भी, जो भविष्य में छात्र कुछ कक्षा पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं उसके दर को भी कम करना है, ये भी लक्ष्य है। और उच्च शिक्षा के लिए
उच्च शिक्षा के लिए भी बात हुई है दोस्तों, यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए भी बात हुई है। जैसे कि कॉलेज में पहुँचने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद बहुत से बच्चे कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए अभी जो हमारे देश का प्रतिशत है वो 26% है। जो GER कॉलेज के लिए मात्र 26% बच्चे ही कॉलेज कर पाते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो भी कारणवश होगा। तो उसे मतलब उस लक्ष्य को मतलब उसे आगे बढ़ाना है, उस रेशियो को और बढ़ाना है। जैसे कि जो 26% है उसे 50% पूरा करना है कि बहुत से बच्चे, अधिकांश बच्चे 2035 तक कॉलेज की पढ़ाई करने लग जाएं और अपना नामांकन दर्ज करें। इस प्रकार का लक्ष्य जो है 2035 तक है दोस्तों। और इस शिक्षा नीति को पूरा कामयाब बनाने का लक्ष्य जो है 2040 तक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम अब नई शिक्षा नीति के बारे में जो विस्तृत चर्चा है उसको हम करेंगे। दोस्तों, नई शिक्षा नीति है NEP 2020, 34 वर्ष बाद जारी हुआ है दोस्तों। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी और आगामी परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि MHRD को बदलकर क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा, MHRD को बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है दोस्तों। आगे तो जिस समय यह शिक्षा नीति अपनाया गया, जिस समय शिक्षा नीति बन रही थी, उस समय यह जो मंत्रालय का नाम बदला गया है, उस समय जो शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल जी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो शिक्षा मंत्रालय का नए शिक्षा मंत्री का नाम पूछा जाएगा तो वो है रमेश पोखरियाल थे। तो ये भी याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति, इस नीति के अध्यक्ष जो है, इसे जो कमेटी के द्वारा बनाया गया वह कस्तूरी रंगन के कमेटी के द्वारा बनाया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक रह चुके हैं, प्रमुख वैज्ञानिक के साथ साथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसरो के। तो उनके कमेटी के गठन के द्वारा बनाया गया, जो 2017 में हुआ, जिसके कमेटी में 8 सदस्य रहे। और इस शिक्षा नीति को 4 भागों में और 27 अध्यायों में विभक्त किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और यह आपको गूगल में पूरा शिक्षा नीति का PDF भी मिल जाएगा दोस्तों। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को भारत सरकार को प्रदान की थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का स्वरूप 5+3+3+4 जो कि 10+2 पैटर्न को बदल कर किया गया है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, जो पुराने जो पैटर्न था वो 10+2, उसे बदलकर 5+3+3+4 रखा गया है। और इस नीति के तहत MPhil का कोर्स समाप्त कर दिया गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और इस शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है। जो यह पैटर्न तैयार किया गया है दोस्तों, वह 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा नीति अपनाया गया है इस शिक्षा नीति में दोस्तों। ये भी याद रखिएगा। इस शिक्षा नीति को NHEB नेशनल हाई एजुकेशन बिल के तहत लाया गया। तो ये भी पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन से बिल के तहत लाया गया, तो NHEB याद रखिएगा। अब आगे जो है, कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी। यह भी इसमें बोला गया है दोस्तों, मातृभाषा में ही दी जाएगी। और जो एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों, जो हमारे देश की GDP होता है उसका 6% शिक्षा के लिए खर्च होगा दोस्तों। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है दोस्तों नई शिक्षा नीति का। जो पहले 3-4% होता था, 3% शिक्षा नीति के लिए GDP का हिस्सा होता था 3%, उसमें भी 3% पूर्ण नहीं हो पाता था। उसका लक्ष्य GDP में 6% खर्च के लिए रखा गया है दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है पूछा जाएगा, तो वो है दोस्तों कर्नाटक। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, जो परख यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल्यांकन प्रक्रिया है, उसके बारे में है यहाँ पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, मानक एवं मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र इकाई का गठन किया जा रहा है।
तथा इस प्रस्तावित एजेंसी को परख नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है परख का फुल फॉर्म दोस्तों। आगे देखते हैं 5+3+3+4 पैटर्न क्या है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में 10+2 प्रोग्राम के स्थान पर 5+3+3+4 प्रोग्राम को शामिल किया गया। इसी पैटर्न पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसका मतलब यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं कक्षा तक की शिक्षा 4 स्टेज में दी जाएगी और यह 5 वर्ष की शिक्षा, इसमें जो पहला 5 वर्ष की शिक्षा होगी वो फाउंडेशन स्टेज होगी और जो दूसरा 3 वर्ष दूसरा स्टेज होगा वो 3 वर्ष का होगा, जिसे प्रीपरेटरी स्टेज बोला जाएगा। और जो तीसरा होगा दोस्तों, दूसरा 3 साल का या तीसरा स्टेज होगा वो मिडिल स्टेज होगा और चौथा जो स्टेज होगा वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज होगा, जिसे हम बारी बारी डिटेल में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेज, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है, जिसमें प्री प्राइमरी और क्लास 1-2 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों जो हमारा प्री प्राइमरी है वो आज भी मतलब हमारी जो नई शिक्षा नीति है उससे पहले प्राइवेट स्कूलों में मतलब ऐसा होता आ रहा है कि बच्चे को नर्सरी, फिर KG1 KG2 इस प्रकार का उन्हें मतलब 3 साल प्ले स्कूल में एडमिशन लिया जाता था प्राइवेट स्कूलों में। वो अब हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में भी इस प्रकार का एडमिशन होगा, 3 साल से ही उनका नामांकन शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज में देखिए दोस्तों 3 साल तक तथा 1 और 2 कक्षा की पढ़ाई होगी, अर्थात प्ले स्कूल, और 1-2 की कक्षा को लिया गया है प्ले स्कूल में 3 और क्लास 1 और क्लास 2 करके। इसका मतलब है 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा दोस्तों। पहले जहां सरकारी स्कूलों में दाखिला 6 वर्ष से होता था, वहीं अब 3 वर्ष से ही बच्चों का नामांकन होगा दोस्तों। तो 3 साल तक पूर्व प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई होगी और 2 साल तक कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी, जिसमें जो प्ले स्कूल होगी, जो प्री प्राइमरी स्कूल होगी, उसमें बिल्कुल खेल पर आधारित शिक्षा होगी दोस्तों। इसमें जो भी पढ़ाई होगी वो खेल पर आधारित होगी और फिर क्लास 1 और क्लास 2 में धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट होगी। इस स्टेज में बच्चों को परीक्षा नहीं देना होगा। शुरुआत के 5 वर्षों में परीक्षा नहीं होगा, इससे बच्चे में परीक्षा का भय, डर नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा स्टेज प्रीपरेटरी स्टेज, जिसे क्लास 3, 4, 5 में बांटा गया है। फाउंडेशन स्टेज पूरी करने के बाद इस स्टेज में बच्चा कक्षा 3 में आएगा। इस स्टेज में बच्चा 3 साल तक रहेगा, यानी कक्षा 3, 4 और कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज तक बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी स्टेज में बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा, परीक्षा देना शुरू हो जाएगा इसी स्टेज में। आगे जो है दोस्तों मिडिल स्टेज, जो तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 रहेगा। कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिडिल स्टेज में आएगा। इस स्टेज में बच्चा कक्षा 6 में आएगा एवं 3 साल तक इसी स्टेज में रहेगा, यानी मिडिल स्टेज में बच्चा कक्षा 6, 7, 8 तक रहेगा। इस स्टेज में याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टेज में बच्चों का व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी स्टेज में याद रखिएगा दोस्तों, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, व्यावसायिक शिक्षा देना स्टार्ट हो जाएगा। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलाई, बुनाई, बढ़ई कार्य आदि का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसी स्टेज में प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। इस स्टेज में जो पढ़ाई किसी भी भारतीय भाषा में दी जाएगी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे जो चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9, 10, 9th, 10th, 11th, 12th आएगा। जो लास्ट का 4 जो पैटर्न है 4 वो है। तो मिडिल स्टेज के बाद बच्चा सेकेंडरी स्टेज में जाएगा। यह स्टेज क्लास कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक होगा। इसमें बच्चा जिस विषय की पढ़ाई करना चाहता है वह विषय रख सकता है। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है इस शिक्षा नीति के लिए दोस्तों, इस शिक्षा नीति के तहत जो है सेकेंडरी स्टेज में दोस्तों, जैसे कि बच्चा कोई भी
मतलब सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह स्ट्रीम को हटा दिया गया है दोस्तों। मल्टीपल सब्जेक्ट का प्रावधान है। स्ट्रीम क्या है इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे कोई विद्यार्थी साइंस लेता है तो उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स लेना ही उसमें वही सब्जेक्ट ही रहता था साइंस में, और कॉमर्स में कॉमर्स वाला सब्जेक्ट रहता था और आर्ट में आर्ट वाला सब्जेक्ट रहता था। इसमें अब क्या हो गया है दोस्तों, इसमें बच्चे जो है विद्यार्थी जो है जिस सब्जेक्ट में रुचि है, अगर एक साइंस सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट में रुचि है, जैसे फिजिक्स में रुचि है तो वो फिजिक्स रख सकते हैं, और दूसरे सामाजिक विज्ञान में आर्ट में यदि उन्हें भूगोल पसंद है तो वो भूगोल भी ले सकते हैं, कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट पसंद है तो उसको भी ले सकते हैं। अर्थात सभी सब्जेक्ट में से शामिल करके मतलब चयन करके अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यह इसी को बोला गया है दोस्तों कि कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, मतलब कोई भी इस प्रकार का रुकावट नहीं होगा। जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है उसका चयन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है दोस्तों नई शिक्षा नीति का। और जो है एग्ज़ाम पैटर्न को भी परिवर्तन किया गया है इस स्टेज में दोस्तों। पहले क्या होता था, 9वीं से 12वीं तक वार्षिक परीक्षा देनी होती थी, वही नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा जो है सेमेस्टर में होगी, अर्थात प्रत्येक 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इस स्टेज में एक विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज की भी शिक्षा दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर त्रिभाषा के बारे में चर्चा किया गया है नई शिक्षा नीति, जिसमें 3 भाषा का जिक्र हुआ है, जैसे कि पहले दो भाषा जो होगा वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, हमारे भारतीय होना चाहिए, और जो तीसरी भाषा है वो जो है किसी भी देश का विदेशी लैंग्वेज हो सकता है, उसकी शिक्षा दी जाएगी। वो बच्चे के ऊपर रहेगा कि वह कौन से विदेशी भाषा का चयन करेंगे, उसी की शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार के यह नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। आगे भी जान लेते हैं दोस्तों उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा किस प्रकार संचालित की जाएगी इस शिक्षा नीति के तहत। तो इस शिक्षा नीति के तहत जो NEP 2020 के तहत ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष की होगी। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जैसे कि एक वर्ष पूर्ण होने के 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 3 वर्ष तक पढ़ाई करने वालों को ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा। वहीं 4 वर्ष का स्नातक करने वाले को रिसर्च यानी शोध ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो स्नातक की उच्च शिक्षा है, स्नातक उसको 4 वर्ष में पूरा करना होगा। इस प्रकार का 4 वर्ष की हो गई है ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है। लेकिन इसमें एक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा है। जैसे कोई बच्चा 1 साल स्नातक पढ़ाई करने के बाद वह किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है, और वह बाद में आकर या 1-2 साल बाद वो पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको वहीं से मतलब जहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। जैसे कि कोई बच्चा यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष पढ़ाई किए हैं और किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो वह पुनः आकर प्रथम वर्ष से जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर नई शिक्षा नीति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यदि कोई विद्यार्थी 1 वर्ष की पढ़ाई पूर्ण कर चुका है और वो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है और बाद में आके पूरा करना चाहता है, तो वह सेकेंड वर्ष से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का यह एक बहुत ही विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद कदम उठाया गया है दोस्तों। और पीजी के लिए भी जान लेते हैं। पीजी के लिए क्या बोला गया है नई शिक्षा नीति के द्वारा। अगर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यह 1 या 2 वर्ष का होगा, लेकिन इसमें कुछ नियम हैं, ये भी जान लेते हैं दोस्तों। इसमें भी कुछ नियम हैं। जैसे अगर आप 3 वर्ष का स्नातक डिग्री कोर्स किए हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिग्री करना होगा। केवल 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वालों को ही 1 वर्षीय स्नातकोत्तर में प्रवेश मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्व में यदि 3 वर्ष का स्नातक किए रहेंगे तो उसको 2 वर्ष का स्नातकोत्तर करना पड़ेगा, और यदि 4 वर्ष का स्नातक किए हैं तो उसको सिर्फ 1 वर्षीय स्नातकोत्तर
में प्रवेश मिल जाएगा। या एक वर्ष का ही स्नातकोत्तर करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत पीएचडी कुल 4 वर्ष की होगी। और यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एमफिल का जो कोर्स है उसको इस शिक्षा की नीति के द्वारा हटा दिया गया है, अब एमफिल का कोर्स नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों आने वाले वीडियो में हम शिक्षा नीति पर शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षा नीति जो है शिक्षक के लिए क्या बोला गया है उसको भी जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद दोस्तों।